बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप BS मैथमेटिक्स के कोर्स कैलकुलस 2 यानी मैथ 202 के टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 10.13 देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सपोज दैट अ फंक्शन f of r theta is defined over a region R that is bounded by the rays theta is equal to alpha and theta is equal to beta। देखें ये दो रेज हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा ये वाली है, यानी ये यहाँ तक जो एंगल अल्फा है, यानी ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा वाली रे है। ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ये रे जो है ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ से लेके थीटा इज इक्वल टू बीटा तक ये इन दो रेज के दरमियान है रीजन, ये थीटा इज इक्वल टू बीटा वाली रे है। एंड बाय द कंटिन्यूस कर्व्स r is equal to g1 of theta and r is equal to g2 of theta। ये दो हैं कर्व्स हैं जिनसे बाउंड हो रहा है g1 of theta, ये g1 है, और दूसरा ये g2 of theta। जैसे पोलर कर्व्स होते हैं ये g2, तो इनके दरमियान जो रीजन आ रहा है ये रीजन आ रहा है हमारा। इसको इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए अगर डिफाइन करें तो वही तरीका कि थीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, whereas r lies between g1 and g2। इन दो कर्व्स के दरमियान r जो है वो आपको पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल में उसका मोशन होता है, यानी रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी बात को। जबकि जो पोलर कर्व्स हैं ये डिवाइड हुए होते हैं ऐसे रेज में और ये सर्कुलर आर्क्स में। तो वहाँ पे जैसे हम टोटल रीजन को पार्टीशन कर लेते थे स्मॉल पोर्शंस में, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, स्मॉल पोर्शंस बना लेंगे आर के, लेकिन वहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाए थे। यहाँ पे देखें पार्टीशन आर इनटू स्मॉल पोलर सेक्टर्स, छोटे छोटे पोलर सेक्टर्स बना लेंगे। पोलर सेक्टर्स के क्या मुराद है? मेड ऑफ रेज एंड सर्कुलर आर्क्स, यानी ऐसे ये रेज है, ओरिजिन रेज जो है ये ओरिजिन से यानी पोल से स्टार्ट हो रही है, जो आर की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में रेज हैं ये, और ये सर्कुलर आर्क्स हैं ये वाली, ये तो ये छोटी छोटी आर्क्स हैं। तो इनसे हमने टोटल जो हमारा रीजन था उसको पार्टीशन कर लिया। तो उसमें से एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन जो है ये आर आई ये वाला, इसको कंसिडर करें और इसको ये अलग से देखें फोकस करके कि पार्टीशन आर इनटू स्मॉल पोलर सेक्टर्स, सॉरी कंसिडर स्पेसिफिक पोलर सेक्टर आर आई एज शोन इन फिगर, ये वाली फिगर। देन द एरिया ऑफ आर आई इज गिवन बाय, हाँ इसमें जो एरिया एलिमेंट है हमारा वो थोड़ा सा चेंज है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। जैसे वहाँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डी ए को लिखते थे डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, यहाँ पे डी जो है डी ए जो है वो आर डी थीटा का इक्वल है। तो वो देखने कैसे होता है कि द एरिया ऑफ आर आई, ये जो आर आई रीजन है हमारा, इसका एरिया देखें कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली वैसे तो करना यूँ चाहिए था मुझे कि ये आयत एलिमेंट है एरिया का, ये रीजन का, तो ये इसका जो लोअर बाउंड है ना ये आर, जो नीचे से इसका यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो आर है इसको आर आई, और ये जो टोटल है यहाँ से लेके यानी ये जो टोटल लेंथ है ये यहाँ से आखिर तक, ये इसको आर आई प्लस 1 आमतौर पर कहा जाता है। मैंने इसको आसानी के लिए, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो नोटेशन, हाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो नोटेशन, इसलिए मैंने इसको R1 और R2 कह दिया कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको R1 कह दिया, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये R2 है। तो यानी ये बाउंड हुआ है R1 से R2 तक, और थीटा 1 से थीटा, उनका जो डिफरेंस है उसको डेल्टा थीटा कह दिया, डेल्टा थीटा फॉर ith कंपोनेंट ऑफ रीजन आर आई के लिए। तो ये जो है एंगल डेल्टा थीटा आई है, और ये जो रीजन हमारा आर है जिसका एरिया हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये वाला, ये वो रीजन है जिसका हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं आर आई। या इसका जो लोअर बाउंड है ना आर, यहाँ तक जो है ये जो डिस्टेंस है आर, इसको R1 कहा हुआ है, और ये जो टोटल यहाँ तक है इसको R2 कहा हुआ है। तो उसके मुताबिक देखें इस एरिया का ये जो दरमियान में रीजन बन रहा है इसका एरिया कैसे फाइंड होगा कि ये जो लार्जर सेक्टर है यहाँ तक R2 तक, यहाँ तक जो सेक्टर है उसका एरिया ओरिजिन से माइनस ये छोटे वाले यहाँ तक का जो एरिया
वो माइनस कर देंगे उसमें से, तो पीछे हमारे पास ये शेडेड रीजन यानी ये अंदर वाला जो रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? बिलफर्ज ये एक सेक्टर है, हमें सेंट्रल एंगल पता हो और रेडियस पता हो तो इसका एरिया निकल आता है हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा थीटा आई है आर आई कंपोनेंट के लिए, ये लिख लिया हाफ ऑफ डेल्टा थीटा आई आउटर रेडियस जो है उसका स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेल्टा थीटा आई ये R1 स्क्वायर यानी इनर रेडियस का स्क्वायर, आउटर रेडियस का स्क्वायर यानी यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक टोटल सेक्टर का स्क्वायर, टोटल सेक्टर का एरिया माइनस ये जो छोटा सेक्टर है यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा है इसको माइनस कर देंगे तो पीछे ये आर आई का रह जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, दोनों में से 1/2 डेल्टा थीटा आई कॉमन ले लिया, अंदर से R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ रहा है, इसको फॉर्मूला अप्लाई किया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो R2 माइनस R1 बचा। अब ये जो R2 आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस जो है इसको ये डेल्टा आर आई कहा गया है, डेल्टा आर आई यानी चेंज इन रेडियस जो है। तो इसको ये जो हाफ अच्छा R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1, ये जो R2 माइनस R1 था इसको तो डेल्टा आर आई कह दिया, और ये जो हाफ शुरू में 1/2 लिखा था इसको R1 प्लस R2 के नीचे लिख दिया। ये R1 प्लस R2/2 जो है ना ये एवरेज वैल्यू है R1 और R2 की यानी RI और RI प्लस 1 की, इसको RI कह लें। ये जो RI है ये क्या एवरेज है R1 और R2 की। तो ये जो डेल्टा AI है ये किसके इक्वल आ गया, RI डेल्टा RI इंटू डेल्टा थीटा आई, यानी जो हमारा डिफरेंशियल है वो ऐसे बन जाएगा आर डी आर और डी थीटा। तो इस वजह से हम इस तरह का जो रीजन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जो इंटीग्रल लेते हैं उसमें जो डी ए एरिया एलिमेंट है वो ऐसे लेते हैं आर डी थीटा, और ये लिमिट्स लिखी हैं पहले, चूँकि आर के लिहाज से इंटीग्रेट होना है इसलिए आर की लिमिट्स पहले लिखी हैं ये वाली, और बाद में थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट होना लिहाजा उसकी लिमिट्स ये बाहर वाले इंटीग्रल के साथ होती हैं। तो ये आपने यहाँ पे सीखा कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ये जो एरिया एलिमेंट्स हैं, एरिया एलिमेंट ये आर डी थीटा कैसे आता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो लिमिट्स इंटीग्रेशन की वो कैसे फाइंड की जाती है, इसी तरह से अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड की जाती है। तो स्टेप्स तकरीबन वही हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं या जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं, एक्स और वाई का क्या मतलब होता है। उसमें एक्स और वाई का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, यानी रन और राइज। यहाँ पे आर और थीटे का मतलब होता है, आर होती हैं रेज होती हैं ओरिजिन से अवे, और थीटा जो है ऐसे सर्कुलर रेज में ट्रैवल करता है, सर्कुलर आर्क्स में। तो देखें सबसे पहले वही स्टेप है कि स्केच द रीजन एंड लेबल द बाउंड्री कर्व्स। अब यहाँ पे हमारा जो रीजन है आर वो दो कर्व से बाउंड हो रहा है, एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी ये रेडियस 2 का सर्कल है, अगर कंप्लीट करें तो आपको पता है ऐसे ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जो दूसरा कर्व है वो है y इज इक्वल टू √2, ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू √2। तो y इज इक्वल टू √2 यानी y इज इक्वल टू 1.41 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये पूरी लाइन होगी ऐसे। तो हमारा जो मतलूबा सेक्टर था हमने खाली जो सेक्शन था लाइन का वो कंसिडर कर लिया सेगमेंट। तो ये हमारा जो शेडेड रीजन है आर, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखते हैं पोलर सबसे पहले तो इनको ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें कर्व्स को। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आपको पता है, एक्स जो है वो आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, और आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये यहाँ पे पुट करें अगर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो आर स्क्वायर का मिले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला कर्व बनेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2। ये कर्व बन गया ऊपर वाला, ये जो कर्व पाथ है। और ये जो बाउंड्री है स्ट्रेट y इज इक्वल टू √2, अब y इक्वल होता है आर साइन थीटा का, ये लिखा हुआ। तो ये कर्व क्या बन जाएगा, मैं रफ में लिख रहा हूँ आर साइन थीटा यानी y इज इक्वल टू ऐसे था y इज इक्वल टू √2, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू √2। यहाँ से r की वैल्यू लिखें तो
√2 ओवर साइन थीटा, यानी 1 ओवर साइन थीटा इसको भी लिख सकते हैं √2 कोसिकेंट थीटा। ये जो कर्व है ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू √2 कोसिकेंट थीटा। तो उसके बाद क्या करना होता है, कर्व्स रीजन प्लॉट करने के बाद कर्व्स को लेबल करना होता है। उसके बाद फाइंड r लिमिट्स, इमेजिन अ रे L फ्रॉम द ओरिजिन कटिंग थ्रू r इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r, यानी ओरिजिन से या पोल से एक रे इमेजिन करें जो कि ओरिजिन इस रीजन r को कट करती हुई गुजर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r की डायरेक्शन जो है इंक्रीजिंग कहाँ होती है, पोल से अवे, ओरिजिन से अवे। तो ये वो रे है रेड कलर की, ये L। तो हम देखेंगे कि ये रीजन में एंटर कहाँ पे हो रही है और रीजन को लीव कहाँ पे कर रही है। तो अभी हमने इसकी बाउंड्री कर्व्स को लेबल किया कि ये एंटर हो रही है r इज इक्वल टू √2 कोसिकेंट थीटा पे, यानी इस वाले कर्व को कट करते हुए एंटर हो रही है ये r इज इक्वल टू √2 कोसिकेंट थीटा, और लीव कहाँ कर रही है, इस कर्व पे, इस वाले कर्व पे। ये जो कर्व है ये इसकी क्या इक्वेशन थी, r इज इक्वल टू 2। तो लीव कहाँ पे कर रहा है, r इज इक्वल टू 2। तो इनको मार्क कर लें, मार्क द r वैल्यूज वेयर L एंटर्स एंड लीव्स r, these are r limits of integration, they usually depend on the angle that L makes with the positive x axis। ये यूजुअली इस एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वेरिएबल लिमिट्स होती हैं। और उसके बाद अगर सर्कुलर रीजन हो तो फिर ये कांस्टेंट होती है, जैसे वहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन हो तो कांस्टेंट लिमिट्स होती थी, यहाँ पे सर्कुलर रीजन्स में ये यूजुअली कांस्टेंट होती है जो रीजन पे सेंटर है। स्टेप 3 है फाइंडिंग थीटा लिमिट्स। अब थीटा लिमिट्स कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वो प्रोसीजर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट थीटा वैल्यूज दैट बाउंड आर, दीज आर द थीटा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होती, ये ऐसे जैसे एंगल मेजर होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसको इनिशियल लाइन कहते हैं, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करना है आपने। तो यहाँ तक देखें रीजन स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है, ये जहाँ से ये इसको ऐसे कट कर रहा है, यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है। अब ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इसको यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, हमें क्या पता कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता। यहाँ खैर लिखी हुई है स्मॉलेस्ट थीटा इज π/4, लेकिन ये कैसे पता चली हमें, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एक कर्व था r इज इक्वल टू 2, दूसरा कर्व है r इज इक्वल टू √2 कोसिकेंट थीटा। तो इनको आप इसमें ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू √2 कोसिकेंट थीटा। तो √2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2। तो कोसिकेंट को हम इतना अच्छा नहीं जानते, साइन को जानते हैं अच्छे तरीके से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2 आएगा। अब हम पहचान गए हैं कि ये एंगल जो है साइन कहाँ पे 1 बाई √2 होता है, π/4। तो यानी ये एंगल π/4 पे ये दोनों कट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो π/4 है, और इस रे को ऐसे आगे मूव करते जाएं इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और देखें ये लार्जेस्ट वैल्यू कितनी बन रही है जो रीजन को कवर कर रही है, तो वो यहाँ तक बन रही है। और यहाँ पे इनिशियल लाइन से अगर एंगल मेजर किया जाए तो आपको पता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। तो जो हमारा इंटीग्रल है, जो हम इस रीजन को इस रीजन के मुताबिक जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, अगर कोई कर्व है फ्रॉम r थीटा dA, तो वो क्या बन जाएगा, हमने क्या लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड की, r की लिमिट्स आई थी √2 कोसिकेंट थीटा, √2 कोसिकेंट थीटा से एंटर हो रहा था, और r इज इक्वल टू 2 पे लीव कर रहा था, ये r इज इक्वल टू 2, और f ऑफ r थीटा, और dA जो है अभी हमने प्रूफ किया कि वो r dr d थीटा के इक्वल होता है। और अब ये r की लिमिट्स तो लिख लें, थीटा की लिमिट्स क्या आई थी, थीटा π/4 से लेके π/2 तक आ रहा था, π/4 से π/2। तो यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे थे इस रीजन की, उसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएंगे। तो इस तरह से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर ना दी गई हो तो यूँ फाइंड करते हैं। और लास्ट में देखें कि कार्टेशियन इंटीग्रल्स को पोलर इंटीग्रल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कन्वर्ट क्यों करते हैं, बाज़ दफ़ा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, जिसको आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसको कहते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं।
अजीब कर्व्स आ जाते हैं जिनको अगर फर्स्ट इंटीग्रल जिसको हम पहले इंटीग्रेट करें उसमें पुट किया जाए तो दूसरा इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या फिर वो जो फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है जिस इंटीग्रेंड कहते हैं जिसको, ये बाज़ दफ़ा इस तरह का होता है कि नहीं इंटीग्रेट हो रहा होता इन कोऑर्डिनेट्स में, तरतीब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बावजूद भी नहीं हो रहा होता। बिलफर्ज एक आपकी बुक में प्रॉब्लम है इस तरह से x² + y², तो हम इसको पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, e⁻r² आ जाता है और साथ इस तरह से 2r/dr जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, तो फिर ये इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है, x के लिहाज से भी नहीं होता और y के लिहाज से भी नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपने इंटीग्रल को और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो सर्कुलर रीजन्स हों तो उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ईजी हो जाता है काम रीजन को प्लॉट करना और लिमिट्स फाइंड करना। टू कन्वर्ट अ कार्टेशियन इंटीग्रल दिस इनटू पोलर इंटीग्रल, दो काम करने हैं आपने। सबसे पहले जो इंटीग्रेंड है आपका जो फंक्शन है उसमें x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो रिप्लेस कर देंगे इस तरह से, r cos थीटा और r sin थीटा। और जो dx dy है वो अभी हमने प्रूफ किया वो r dr d थीटा के इक्वल होते हैं इन कार्टेशियन इंटीग्रल। इस इंटीग्रल में ये दो चेंजेस करनी है और उसके बाद सप्लाई द पोलर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ r, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रीजन दिया गया, लिमिट्स दी गई थी उनको कन्वर्ट करना पोलर लिमिट्स में और वो सप्लाई कर देनी है, वेयर एज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल दिए गए हैं, लेकिन इनमें देखें ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल सा था तो वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा टेक्निकल है, बस उसको में कुछ पुरानी चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं तो ये मैंने इंक्लूड कर लिया ताकि कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाए। तो देखें सबसे पहले इसको r के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, तो जब r के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो cos के थीटा जो है वो तो बतौर कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको अलग कर लेते हैं cos के थीटा को। और r³ की इंटीग्रेशन आपको पता है r⁴/4 इस तरह से हो जाएगी, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 1 माइनस cos थीटा तक r की जो लिमिट्स थी। तो ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं 0 से 2π cos के थीटा जी, r की जगह जब 1 माइनस cos थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा की पावर 4/4 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0⁴/4 यानी वो 0 ही आ जाएगा d थीटा। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर करते हैं 0 से 2π 1 माइनस cos थीटा रेज़ टू पावर 4 और cos के थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है इस तरह के इंटीग्रल जो है आपने एक्सरसाइज 5.4 जो है आपके उसमें इवेलुएट किए थे। तो ये देखिए थ्योरम है कि अगर फंक्शन 0 से 2a तक लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, फंक्शन इस तरह से हो कि x फंक्शन में x की जगह 2a माइनस x को रिप्लेस करें और आंसर माइनस f(x) आ जाए, यानी y एक्सिस में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो 0 आ जाता है। लेकिन अगर x की जगह f(2a माइनस x) यानी x की जगह 2a माइनस x रिप्लेस किया जाए फंक्शन में और वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए, तो फिर ये जो इंटीग्रल है ये 2 टाइम्स 0 to a, देखिए इस चीज़ को गौर करें, ये लिमिट जो है हाफ हो जाएगी 0 से a तक हो जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी f(x) dx इस तरह से हो जाता है। इसका प्रॉपर प्रूफ है छोटा सा। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा इसको गौर से देखें, यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं इन दोनों में से। तो हमारा फंक्शन जो बन रहा है, चलिए थीटा का फंक्शन है 1 माइनस cos थीटा रेज़ टू पावर 4 है और cos स्क्वायर थीटा, और लिमिट्स का है 0 से 2π, यानी 2a की जगह हमारे पास 2π है, तो क्या करते हैं f(2π माइनस थीटा) चेक करते हैं कि कितना आता है। तो 1 माइनस cos ऑफ 2π माइनस थीटा, cos ऑफ 2π माइनस थीटा आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos ऑफ 2π माइनस थीटा फिर cos ऑफ थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह ये भी cos ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो फंक्शन यानी वही फंक्शन वापस आ गया, कोई तब्दीली भी नहीं आई। तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा सेकंड केस, यानी ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा 2 टाइम्स
1/4 था, तो 2 टाइम्स 0 से ये अब लिमिट हाफ हो जाएगी। ये देखिए 2a लिमिट थी यहाँ पे, तो लिमिट a रह गई, पाई रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा रेज टू पावर 4 और cos स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस cos थीटा की पावर 4 जो है, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, बाइनोमियल के ज़रिए एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई था। अब मैं इसको खोलने लगा हूँ बाइनोमियल के ज़रिए। 1 पावर 4 माइनस 4c1 4 और 1 की पावर 3 और cos की पावर 1 प्लस 4c2 विच इज़ 6, 1 का स्क्वायर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos का भी स्क्वायर, माइनस 4c3 विच इज़ 4, 1 की पावर 1 विच इज़ 1 और cos की पावर 3, और लास्ट में 4c4 विच इज़ 1, 1 की पावर 0 यानी 1 और cos की पावर 4। इस तरह से हमने बाइनोमियल के ज़रिए इसको एक्सपेंड कर लिया। और अब cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 0 से पाई, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दो पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी, -4 cos क्यूब थीटा प्लस 6 cos पावर 4 थीटा -4 cos पावर 5 थीटा प्लस cos पावर ये 6 थीटा। इस तरह से आ जाएगा। इन पे सब पे अलग अलग इंटीग्रल्स अप्लाई कर देते हैं। 1/2 चलिए 1/2 को बाहर ही रखते हैं। ये cos स्क्वायर थीटा पे भी आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा -4 0 से पाई, cos क्यूब थीटा पे भी आ जाएगा इंटीग्रल, प्लस 6 0 से पाई cos पावर 4 थीटा पे भी आ जाएगा, -4 0 से पाई cos पावर 5 थीटा पे भी आ जाएगा, प्लस यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस 0 से पाई cos 6 थीटा d थीटा। तो ये मैंने लिख दिए सारे इंटीग्रल्स। अब देखें, ये जो थ्योरम मैंने लिखा था ना शुरू में, ये एक दफ़ा फिर अप्लाई होगा कि हमारे पास जो वही फार्मूला है ना कि cos की पावर्स को सॉल्व करने के लिए, वो लिमिट्स हैं 0 से π/2 तक। तो हम इसकी लिमिट एक दफ़ा और ये थ्योरम अप्लाई करके ना और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है पाई को लिखा जा सकता है, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, पाई को आपको पता है इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि जब ये थ्योरम तब अप्लाई होता है जब लिमिट इस तरह से हो 2 टाइम्स a, तो पाई को लिख लेते हैं 2 टाइम्स π/2। तो ये भी समझिए लिखा हुआ है 2 टाइम्स π/2, 2 टाइम्स π/2, 2 टाइम्स π/2, 2 टाइम्स π/2 एंड 2 टाइम्स π/2 विच इज़ पाई डेफिनेटली। तो देखते हैं क्या बनता है। जो इवन पावर्स है ना, देखिए ये जो पाई है cos ऑफ, अब हमारा जो एंगल है वो कितना बन रहा है, f ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ कि f ऑफ पाई माइनस थीटा यानी 2 टाइम्स π/2 माइनस थीटा। तो वो कितना बन जाएगा, cos ऑफ, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा, मैं इवन वालों में सेव करके दिखाता हूँ, cos स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा, ये कितना बनेगा, ये एक्चुअली cos ऑफ पाई माइनस थीटा का स्क्वायर है। तो पाई माइनस cos ऑफ पाई माइनस थीटा एक्चुअली माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये जो 4 वाला ये भी प्लस हो जाएगा, 6 वाला ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन जो ऑड पावर्स वाले हैं, यानी ये इस तरह के ये जो इंटीग्रल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन पे देखें, जैसे मैं 3 पावर 3 वाला करता हूँ, क्यूब होता तो फिर क्या होता, cos ऑफ पाई माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता, और होल क्यूब की वजह से बाहर माइनस आ जाता, विच इज़ माइनस f ऑफ थीटा। तो यानी ये वाला केस बन रहा है माइनस f ऑफ x वाला। तो वो वाले इंटीग्रल जो हैं ऑड पावर वाले वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो इवन पावर वाले हैं, वो देखें f ऑफ थीटा वापस आ रहा था उनमें, तो वो 2 टाइम्स हो जाएंगे और लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, 2a के बजाय a हो जाएगी, यानी 2 π/2 के बजाय ये जो पाई को हमने लिखा था ना 2 π/2, इसके बजाय ये लिमिट π/2 हो जाएगी। तो ये लिमिट बन जाएगी 0 से π/2 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल इवन पावर्स वाले, क्योंकि ये इनमें पाई माइनस थीटा रिप्लेस करने से फंक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, यानी इस तरह से माइनस ये 0 हो जाएगा
क्योंकि ऑड है, माइनस वाला आंसर आ रहा है इसका। प्लस 6 ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ ताकि पता चले थ्योरम अप्लाई किया है। 0 से π/2 cos 4 थीटा डी थीटा माइनस ये फिर 0 हो जाएगा, और लास्ट में जो पावर 6 वाला इंटीग्रल है वो इवन पावर है, लिहाजा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। 0 से π/2 cos 6 थीटा डी थीटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये क्या बन जाएगा। अब वलीज फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 मिनट वली फार्मूले तक आने इसको। ये दो होते हैं, वली साइन फार्मूला और वलीज कोसाइन फार्मूला, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ख़ासतौर पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में। हम सेंटर ऑफ मैथ्स वगैरह जब हमने सॉल्व किए थे ना, फाइंड किए थे, तब ये यूज़ होते थे। तो देखें ये इस तरह से अप्लाई होते हैं कि जो इवन पावर्स, हमारे पास सिर्फ इवन पावर्स ही रह गई और तो ख़त्म हो गई हैं। तो इवन पावर्स में फार्मूला इस तरह से होता है कि n में से ऑड नंबर्स माइनस करने हैं टिल के आपके पास 1 रह जाए, और नीचे n और उसमें से फिर 2 नंबर माइनस करने हैं, सारे इवन नंबर नीचे आ जाएंगे। और जब पावर इवन हो तो साथ π/2 भी लिखना होता है। पास की कोई भी पावर आ रही हो, इंटीग्रल पावर, उसमें 0 से π/2 तक अगर उसको इंटीग्रेट करना हो, तो अगर पावर ऑड हो तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका, π/2 साथ नहीं लिखना, और इवन पावर में इस तरह से आ जाता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/2, ये मेरे ख्याल में 1/2 को पहले एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हिस्ट्री में। ये बन जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 0 से π/2 cos 4 थीटा, और प्लस 2 0 से π/2 cos 6 थीटा। तो इस तरह से अब वाली फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या बन जाएगा, देखिए n-1 यानी 2 - 1 विच इज़ 1। तो हम यहाँ पहुँच के एक ही फैक्टर था 1 तक, और नीचे क्या लिखना है, n से स्टार्ट करना है। तो n क्या है, n ये है 2, ये लिख लें, और साथ π/2। फर्स्ट का ये आंसर आ गया, प्लस 6। अब इस पे वाली फार्मूला लगाते हैं 4, n की वैल्यू कितनी है 4, तो n-1 आ जाएगा 3, फिर क्या माइनस करना है, n-3, n-3 करें तो 4 - 3 1, तो हम 1 तक पहुंच के, बस 1 तक ही जाना था हमने। नीचे 4n लिखना है, यानी 4, फिर एक 2 माइनस करें इसमें से तो 2, और साथ π/2 प्लस, यानी ये फैक्टर्स तब तक लिखने हैं जब तक ये पॉजिटिव हो। अब मैं इससे अगला अगर फैक्टर लिखता तो 4 - 4 0 हो जाता। इधर भी 3 माइनस, अगर मैं नेक्स्ट करता 3 माइनस 4 माइनस मैंने 1 किया, फिर 4 - 3 किया, 4 - 5 करता तो नेगेटिव आ जाता, वो नेगेटिव या 0 नहीं लिखना। प्लस 2, और यहाँ पे 6 के लिए कैसे बन जाएगा, 5 3 1 6 4 2, और साथ π/2, ये बहुत ईजी। तो π/4 प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3, और 3 3 9 9 π/8 ये आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन गया 15 π/24 2 48। तो इनका एलसीएम वगैरह लेने के बाद आ जाएगा 49 π/32, ये रिजल्ट आ जाएगा कुछ कैंसिल वगैरह होने के बाद। तो ये था आपका इंटीग्रल, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इसमें आपको समझ आएगी कि जैसे ये इंटीग्रल दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ये जो सर्कुलर रीजन्स होते हैं इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, आसानी से हो जाता है। वैसे अगर आप इसको कार्टेशियन के जरिए सॉल्व करना चाहिए ना, किसी भी वेरिएबल पे, फर्स्ट चलिए एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स के लिहाज से करने की कोशिश करें। तो जो डिस्क आपकी बनेगी ना रेडियस ए वाली, ये अंदर वाला सारा रीजन है, ये डिस्क है पूरी। तो x के लिए लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे एंटर हो रही है और यहाँ पे लीव कर रही है। यहाँ पे ये जो इसका इक्वेशन पहले पता होनी चाहिए ना, वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट वाली ब्रांच है इसमें x नेगेटिव होगा और यहाँ पे x पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू बनती है x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का।
तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे आएंगी माइनस ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये एक्स के लिहाज से अगर पहले इंटीग्रेट करें तो। अभी एक और बात भी बताता हूँ। और वाई की रेंज क्या बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, यानी सॉरी वाई की रेंज बनेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक। तो तब ये पूरा रीजन कवर होगा। और ये इंटीग्रेंट को भी देखें, अगर आप इसको इंटीग्रेट एक्स के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाई स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, आपको उसको यूँ लिखना पड़ेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, और आप 1 ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, यानी एक्स ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर। और अभी इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी माइनस ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तक पुट करनी है, तो यहाँ आके आपकी बस हो जाएगी। जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो बस इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, अभी इसमें आप एक्स की जगह इस जगह पे एक दफ़ा ये पुट करेंगे, माइनस फिर ये पुट करेंगे, और आपसे किसी भी ये इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स, मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चले कि ये हम फार्म खा वैसे ही कन्वर्ट नहीं करते, ये इसका कोई रीज़न नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें, अब इधर कितना आसान काम है। तो मैं अगर ये सर्कुलर डिस्क लूँ, इसकी इक्वेशन जो भी मैंने लिखी थी, इसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हम जानते हैं ना कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको बाउंड, इसका कर्व को लेबल करेंगे, तो वो बन जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी आर इज इक्वल टू ए। तो ये कर्व क्या बन गया, आर इज इक्वल टू ए। तो ये सारा रीजन है यहाँ, ये पूरी डिस्क है। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी हमने सीखा कि पोलर लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, कि पोल से या ओरिजिन से इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर एक रे इमेजिन करते हैं एल, और देखते हैं कि वो रीजन में एंटर कहाँ पे हो रही है और लीव कहाँ पे करती है। जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, वहीं से देखें रीजन को ये टच कर रही है, रीजन में इंक्लूडेड है। यानी आर जो है, आर की लिमिट्स क्या बनेंगी, 0 से, और ये लीव कहाँ पे कर रहा है रीजन को, यहाँ पे, और यहाँ पे कर्व कौन सा, आर इज इक्वल टू ए, ये आर की लिमिट्स बनेंगी। और इस पूरे रीजन को कवर करने के लिए थीटा कितना होगा, यहाँ से शुरू करके थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक जाएँ तो सिर्फ ये पहले क्वाड्रेंट वाला कवर होगा। पाई यहाँ तक आ गया, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक करेंगे तो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा। थीटा की रेंज आ रही है 0 से 2 पाई। सो जो हमारा इंटीग्रल था उसको अगर हम आई कह दें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अच्छा dx dy की जगह जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने का, उसका प्रोसीजर ये था कि dx की जगह r d थीटा लिखते हैं, और इंटीग्रेंड में x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट करते हैं। यहाँ पे r sin थीटा और r cos थीटा पुट करेंगे ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर आ जाएगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें, r की लिमिट्स थी 0 से a तक और थीटा की लिमिट थी 0 से 2 पाई। तो अब ये देखें बिल्कुल इजी सा सिंपल सा इंटीग्रल है। आर के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है तो यूँ करते हैं, इसको 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 0 से a 2r ओवर 1 प्लस आर स्क्वेयर डी आर और डी थीटा यहाँ लिख लेते हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन आसान है, आपको पता है 1/2 ये बन जाएगी 0 से 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आर स्क्वेयर, लिमिट्स है 0 से a तक डी थीटा, और 1/2 0 से 2 पाई। और अब देखें पहले a पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस a स्क्वेयर, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज़ 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं।
तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रल खाली ये रह गया 0 से 2 पाई डी थीटा, उसका इंटीग्रल आ जाएगा थीटा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। तो थीटा आ जाएगा इंटीग्रल, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, इसमें पुट करेंगे तो थीटा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। तो पुट करें तो 2 पाई और 0 पुट करें तो 0, तो 2 पाई बच गया यानी, और 2 पाई में से आपको पता है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए ये कितना इजी इंटीग्रल बन गया था पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से। तो नेक्स्ट देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं कर रहा हूँ, इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना है। रीजन बिल्कुल सेम होगा, वहाँ लिमिट्स हैं, जो सर्कल्स हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 तक या 4 तक इस तरह से। तो रेडियस 1 और रेडियस 2 के सर्कल्स हैं। तो रीजन हमारा कैसा है, डी इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स दिस एंड दिस। तो 2 सर्कल्स बना लेते हैं, ये बिल्कुल आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन आ गई, और ये थीटा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आ गई। तो 2 सर्कल्स बना लेते हैं, ये फर्ज करें कि रेडियस ए वाला सर्कल है और ये आपका रेडियस बी वाला सर्कल है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ए इज़ लेस देन बी। तो अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आर इज इक्वल टू ए, और इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आर इज इक्वल टू बी। तो अगर लेबल कर लें तो अच्छा हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू ए वाला सर्कल है और ये आर इज इक्वल टू बी वाला सर्कल है। तो इनके दरमियान वाला इनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स, यानी इन 2 सर्कल्स के दरमियान जो रीजन इनक्लोज हो रहा है वो निकालना है, लेकिन सारा नहीं जो इनक्लोज हो रहा है, सिर्फ वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन आ रहा है। तो बिल्कुल यही रीजन आएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, वो आपने ज़रूर कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, SMUSF की बुक फॉलो कर रही है। तो उसके बाद प्रोसीजर क्या था, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने का। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चंस है ना, उसमें अगर आप निकालेंगे कार्टेशियन लिमिट्स तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो इसमें सर्कुलर रीजन्स में बेस्ट है कि आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें। तो एक रे बनाते हैं, ज़रा क्या तरीका था, पोल से एक रे स्टार्ट करनी है और रीजन को कट करते हुए वो ऐसे गुजर जाएगी। अब हमने देखना है कि ये रीजन में एंटर कहाँ पे हो रही है और रीजन को लीव कहाँ पे कर रही है, ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब रीजन में एंटर हो रही है इस कर्व पे, अब इस कर्व की इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए, यानी हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएंगी, आर जो है वो ए से, और लीव कहाँ पे कर रहा है, इस सर्कल पे, और इसकी इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू बी, पोलर इक्वेशन। और थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 से। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक पहुँचे तो हमारा रीजन पूरा कवर हो जाएगा। तो थीटा की रेंज आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 तक। सो जो हमारा इंटीग्रल है इसका नाम अगर आई रख दिया जाए ताकि ये दोबारा ना लिखना पड़े हमें, टाइम बचे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर, हाँ कन्वर्जन का मेथड क्या था, एक्स की जगह आर कॉस थीटा लिखना है, तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, आपको पता है आर स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो जाता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आती है आर स्क्वेयर, और उसका बी स्क्वेयर होगा ये वाला। और डी ए की जगह लिखना होता है आर डी थीटा। आज हमने देखा कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल्स को, तो डी ए जो है वो आर डी थीटा के इक्वल होता है। और जो रीजन डी था, हमारी जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन थी, उसकी लिमिट्स जो आ रही हैं वो पहले हमने अगर आर लिखा है तो आर की लिमिट्स अंदर लिखनी पड़ेंगी, ए से बी तक आ रही हैं, और थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक आ रही है। बस अब इसमें कोई खास बात नहीं है, आसान सी इंटीग्रेशन है। देखें ये आर की पावर 1 और ये आर की पावर 2 3 हो गए, और ये 4 में से अगर 3 काट दें तो कितने बच जाएंगे,
एक आर बचेगा नीचे 1/r और cos स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। तो अगर हम आर को यहाँ से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इसको, तो cos स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया और 1/r की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ आर। लिमिट्स पुट कर देते हैं इसमें ए से बी तक की डी थीटा। तो लिमिट्स पुट करें अगर इसमें तो 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a आपको पता होना चाहिए कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको नेचुरल लॉग ऑफ b/a लिखा जा सकता है, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इंटीग्रल से बाहर कर दिया। cos के थीटा को इंटीग्रेट करना है, cos की कोई इंटीग्रल पावर्स आ रही हों और लिमिट 0 से π/2 तक हों, तो आपको इसके अलावा और क्या चाहिए। केवल इस फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होगा कि ऊपर ऑड वाले लिखने हैं, तो 2 - 1 1, नीचे n, और क्योंकि n-2 करूँगा तो 0 हो जाएगा, और इवन पावर इसके साथ π/2। तो ये आंसर आ गया आपका 5/4 नेचुरल लॉग ऑफ b/a। तो इस तरह से है ये, इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 14 जरूर कर लेना। अगर उसमें आपको रीजन तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये सर्कल 1 से 2 तक है मेरे ख्याल में, यहाँ पे आर की जो लिमिट्स हैं। अगर इंटीग्रेशन में मसला हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे इंटीग्रेशन की थी, इंटीग्रेशन, तो आपसे आसानी से हो जाएगा ये। तो आज का लेक्चर यहाँ पर